नमः संस्कृताय। आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो पाठ्यक्रम है कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम। आज कोविड-19 की स्थिति में हम सभी छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा पा रहे, तो कम से कम हम घर बैठे कुछ तैयारी कर लें कि हमारा जो अगला जो ये पाठ्यक्रम है 10वीं का संस्कृत का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत के पाठ्यक्रम में जो सबसे पहली बात आती है वो 80 नंबर है, मुख्य महत्वपूर्ण है, जो कि 80 नंबर संस्कृत के निर्धारित हैं। उन 80 नंबर का प्रश्न पत्र हमारा होता है और इसमें से जो 20 अंक होते हैं वो 17 अंक के होते हैं। तो यानी हमको बोर्ड की तैयारी करने के लिए 80 नंबर चाहिए होते हैं अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात आती है 3.15 होराहा लिखा है मैंने यहाँ पे। होराहा का मतलब होता है घंटे, यानी 3 घंटे 15 मिनट का ये हमारा पेपर होता है और 80 अंकों का होता है। अब इन 80 अंकों में होता क्या है तो हम उसको देख लेते एक बार। तो इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है पठित अवबोधनम, दूसरी चीज आती है अपठित अवबोधनम, तीसरी चीज आती है व्याकरणम और चौथा आता है रचनात्मक कार्यम। इस 80 नंबर को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। तो पठित अवबोधनम जो होता है वो हमारा 27 अंकों का होता है, अपठित अवबोधनम जो हमारा होता है वो 10 अंकों का, व्याकरण 25 अंकों का और रचनात्मक कार्यम 18 अंकों का। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारी योजना बनानी है और आगे की जो प्लानिंग है वो इस पर आधारित है। इसको देखते हुए आपको प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले एक एक को हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पठित अवबोधनम। पठित का मतलब जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ लिया है उसका अवबोधन कितना हुआ हमें, तो वो है 27 अंकों का। यानी कुल मिलाकर इसमें आ जाती है जो हमारे संस्कृत की बुक्स का नाम है, आप सभी को बता दो, स्पंदना। तो इस स्पंदना बुक में कितने पाठ हैं, उन पाठों में से ये सारी चीज आ जाती है। तो 27 नंबर का ये है। तो 27 नंबर में सबसे पहली बात आती है अनुवाद। अनुवाद, एक अनुवाद होता है संस्कृत से हिंदी में और दूसरा होता है संस्कृत से संस्कृत में। तो संस्कृत से हिंदी में बात करें तो हमें गद्यांश का अनुवाद पूछा जाता है और पद्यांश का अनुवाद पूछा जाता है। और उसके साथ ही बात करें तो हमारे कुछ स्पंदना के कुछ 2-4 पाठ है वो नाट्यांश हैं, तो उस नाट्यांश का भी अनुवाद पूछा जाता है। लेकिन नाट्यांश में हमें ये बात ध्यान रखनी कि इसमें जो अनुवाद पूछा जाता है वह संस्कृत टू संस्कृत होता है, यानी संस्कृत में लिखा हुआ होता है और उसका अनुवाद भी हमें संस्कृत में ही देना होता है। ये बात आती है। इसके बाद आती है प्रश्न उत्तराणी, यानी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत में और उनके उत्तर भी हमें संस्कृत में ही देने होते हैं। तो अष्टसु प्रश्नानाम पंच प्रश्नानि, यानी 8 प्रश्नों में से हमें 5 प्रश्न करने होते हैं इसमें। उसके बाद आता है प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण करना होता है। तो प्रश्न निर्माण का भी टॉपिक जो पठित अवबोधनम में आता है। और श्लोक द्वय लेखनम, ये हम 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने संस्कृत पढ़ना शुरू किया है हम 2 श्लोक याद करते ही हैं। तो उन 2 श्लोकों को हमको यहाँ पर लिखना है, द्वय लेखनम। लेकिन ये 2 श्लोक वही होने चाहिए जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हों। इसका मतलब कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी पाठ्य पुस्तक में से 5 श्लोक याद कर लेने हैं, कंठस्थ कर लेने हैं, जिसके हमारा ये जो 3 नंबर का जो प्रश्न आता है ये श्लोक द्वय लेखनम, वो प्रश्न हमारा सही हो। तो अब आप सोच सकते हो कि 27 नंबर में से हमारा जो है अनुवाद है, प्रश्न उत्तराणी है, प्रश्न निर्माणम है, श्लोक द्वय लेखनम है, ये सारा 27 नंबर का है। उसके बाद आता है अपठित अवबोधनम, यानी जिसको आपने पढ़ा नहीं है। एक सरल गद्यांश, मतलब एक सरल गद्यांश पूछा जाएगा जो कि 10 नंबर का होगा और उस 10 नंबर के गद्यांश में से कुछ प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, उस प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो उन प्रश्नों के उत्तर यदि हम सही तरीके से दे देते तो ये 10 नंबर भी हमारे कंप्लीट होते, पूरे होते।
यानी आप कितनी संस्कृत जानते हो इससे हमें अच्छे से ज्ञात हो जाता है। तो 10 नंबर ये, 27 और 10 ये हुए हमारा 37। अब बात आती है व्याकरण। व्याकरण के बारे में आप सभी जानते हो, कहा जाता है मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये संस्कृत व्याकरण के विषय में कहा जाता है कि व्याकरणम स्मृतम मुखम, यानी व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। आपने देखा होगा कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं और उन 6 वेदांगों में एक वेदांग होता है व्याकरण, तो उसको वेद पुरुष का मुख कहा गया है। यानी संस्कृत में अगर कोई मुख्य चीज़ है तो हम उसे कह सकते हैं व्याकरण। और ये व्याकरण का नॉलेज हम आगे तक हमको ले जाएगा, कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब भी हमारा ये व्याकरण काम आएगा। तो उस व्याकरण के 25 नंबर के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है संधि। संधि यानी संधि पढ़ना है। और संधि में हमें क्या आना चाहिए, तो संधि में बात करें तो एक तो संधि का विच्छेद करना और एक उसकी संधि करना। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना और संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो अच संधि ही, हल संधि ही और विसर्ग संधि ही, ये इसके मुख्य भेद होते हैं। तो इस संधि को हमको पढ़ना है। दूसरी चीज आती है समासः। समासः पंचधा, यानी समासों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। केवल समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। तो इन समास को हमको पढ़ना है। तीसरी चीज आती है कारकाणी। कारकाणी षट्, 6 कारक होते हैं, तो उन 6 कारक को हमको पढ़ना है। अब कारक में से प्रश्न मुख्य रूप से कारक यदि हम पढ़ लिए तो हमको पहली चीज तो हमको अनुवाद करना आ जाएगा। दूसरी चीज हमें ये आ जाएगी कि विभक्ति का ज्ञान भी हमें कारक से बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी ये कारक को यदि हम सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये बाकी का जो पठित अवबोधन में, अपठित अवबोधन में, वो सारा ज्ञान इस कारक से हम अच्छा जान लेते हैं और ये प्रश्न करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। चौथी चीज आती है प्रत्यय, यानी प्रत्यय। कृत, तद्धित और स्त्री, ये 3 तरह के प्रत्यय होते हैं। तो इन तीनों प्रत्ययों को हम चाहे तो अच्छी तरीके से पढ़ ले। फिर आता है वाच्य परिवर्तनम। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन लट लकारे आपके सिलेबस में इसमें लिखा हुआ है लट लकारे, यानी वाच्य परिवर्तन हमको करना है केवल लट लकार में। फिर आता है अशुद्धि संशोधनम, यानी जो अशुद्धि, यानी जिन वाक्यों में अशुद्धि है उन वाक्यों को हमें शुद्ध करना है। तो हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना कहाँ से सीखेंगे, तो जब हमें कारक का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, जब प्रत्यय का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, वाच्य परिवर्तन हमें सही तरीके से आता है, यानी सब व्याकरण को हमने अच्छे से पढ़ लिया तो ही हमारा शुद्धि संशोधन का टॉपिक भी हमारे लिए सरल हो जाता है। तो इस तरीके से व्याकरण का जो टॉपिक है वो हमारा 25 नंबर का है। इसके बाद अंतिम आता है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम होता है 18 नंबर का, और 18 नंबर में हम सभी जानते हैं कि पहली चीज आती है इसमें प्रार्थना पत्र, दूसरा आता है संवाद लेखनम। और जो यहाँ पर ये जो संवाद लेखनम है वह संकेत आधारित है, यानी मंजूषा में कुछ शब्द दिए होते हैं, उसको आधार बनाकर हमें संवाद लिखना होता है। तीसरा होता है अनुवाद कार्यम, हिंदी से संस्कृत में हमें अनुवाद करना होता है। चौथा होता है चित्र आधारित वर्णनम, यानी कोई चित्र दिया हुआ होता है उसका हमें वर्णन करना होता है। और अंतिम होता है कथा क्रमस्य संयोजनम, यानी जो कथा दी हुई होती है क्रम से जमी हुई नहीं होती, उस कथा को हमको क्रम से जमाना होता है। तो इस तरीके से ये हमारा 80 नंबर का सिलेबस, यानी 80 नंबर का सिलेबस जो संस्कृत में निर्धारित है उसकी हमें पूर्ण रूप से तैयारी करनी है। तो मुख्य रूप से पठित अवबोधनम, अपठित अवबोधनम, व्याकरणम, रचनात्मक कार्यम। तो इन 4 भागों को हमने देखा, इन सभी को आपको जान लेना है, पहचान लेना है और अच्छे से इसको पढ़ लेना है। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट ले करके इसकी तैयारी पूर्ण कर सकते हो। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है, जैसे CBSE ने अपना सिलेबस कम कर दिया है
तो आरबीएसई ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि इसका सिलेबस कम होगा, लेकिन स्कूल खुलने पर निर्धारित है ये कि कितना सिलेबस कम होता है, तो उस पर आपका वो समय समय पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस तरीके से अभी तो अपन को ये समझ लेना और इसको ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी पूरी करनी है। धन्यवाद।